कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका सुप्रीम कोर्ट होता है। हरीश रावत जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। तो हरीश रावत जी, सुप्रीम कोर्ट, ये सर, ये हाँ जरूर, थोड़ा सा गर्म पानी का इंतजाम कर दें प्लीज, गर्म पानी। सुप्रीम कोर्ट ने तो मदद कर दी, लेकिन उसके बाद से हरीश रावत जी कहीं ना दिखाई दे रहे हैं ना सुनाई दे रहे हैं। इधर ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाला हुआ है, अरविंद केजरीवाल ने सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाला हुआ है। हरीश रावत जी कहां है? लगता है रेस में पीछे छूट गए। देखिए, मेरा मानना है कि लोगों की दुआ थी कि राष्ट्रपति शासन के बर्खास्त के बाद भी मैं मुख्यमंत्री के रूप में जिंदा रह सका। और आपने जब कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिंदा कर दिया, तो मुझे मैं आजकल जब लोगों से बात करता हूं तो मैं कहता हूं, भाई देश में दो ही लोग हैं। एक तो भगवान गणेश जी हैं जिनकी गर्दन कटी और उसके बाद जुड़ गई, और दूसरा जो है न्यायपालिका ने, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने मेरी गर्दन जोड़ दी। और ये जो गर्दन है ये ग्राफ्टेड गर्दन है जो न्यायपालिका ने जोड़ करके खड़ा करने का काम किया है, और इसलिए किया है कि मैं उत्तराखंड के लोगों की ठीक से खिदमत कर सकूं। इसलिए मैं अपना पूरा समय जो है वहीं लगाता हूं। तो ये नोटबंदी पर उत्तराखंड की जनता की क्या राय है? पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इनिशियली मैं उन लोगों में से था, चीफ मिनिस्टर्स में, जिसने नोटबंदी का स्वागत किया। हमने कहा काले धन के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी कदम उठाती है, हम उस कदम के साथ। और राहुल गांधी इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? मैं वही आ रहा हूं बात पे। लेकिन समय के साथ अब ये एहसास होने लग गया है कि ये जो कदम उठाया गया है ये बिना किसी तैयारी के उठाया गया। और आज आम आदमी, विशेष तौर पर जो गरीब है, जो साधनहीन है, जो बहुत छोटी पूंजी वाला है, किसान है, मजदूर है, वो जिस तरीके से त्रस्त है, सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है। और छोटों पर दुष्प्रभाव यहां तक है कि छोटे राज्य के रूप में आज मैं भी बहुत चिंतित मुख्यमंत्री हूं। जो प्रारंभिक हमारा आकलन है उसके अनुसार हम 500 से लेकर के 700 करोड़ लूज कर रहे हैं। तो एक उत्तराखंड जैसे राज्य जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है उसके लिए बड़ा झटका है। और कहीं ये राशि बढ़ करके, जैसा हमारे सेक्रेटरीज का आकलन है कि 1000 करोड़ से ऊपर पहुंच सकती है, तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए बड़ा फैटल ब्लो होगा। लेकिन बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि चिंतित सिर्फ वही है जो भ्रष्ट है। हाँ, पर ये आज दिक्कत यही आ रही है, इस देश के अंदर परेशान सब हैं, मगर कुछ ऐसा फतवा जारी कर दिया जा रहा है कि आप यदि अमुक व्यक्ति से या अमुक पार्टी के कही बात से सहमत नहीं हैं तो आप राष्ट्रद्रोही हैं या आप काले धन वाले हैं। तो कोई व्यक्ति अपने को काले धन वाले की लाइन पे क्यों खड़ा करना चाहेगा? अपने को राष्ट्रद्रोह के फतवे से क्यों विभूषित करना चाहेगा? और हकीकत यह है, आप किसी से पूछ लीजिए, एक चंद कुछ लोगों को छोड़ करके हर व्यक्ति कहीं न कहीं से इस नोटबंदी का पिंच महसूस कर रहा है। आप इसका अंदाज, फतवा कौन जारी कर रहा है? फतवा भाजपा के नेतागण जारी कर रहे हैं, भाजपा जारी कर रही है। खुद अब तो प्रधानमंत्री जी इसी तरीके की बात कहने लगे। मुझे आश्चर्य होता है। असहमति हमारी लोकतंत्र की ताकत है। डिसेंट इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। और उसमें यदि कोई व्यक्ति असहमति के स्वर बुलंद कर रहा है, कह रहा है, कोई सवाल उठा रहा है, आप ये कह दीजिए कि साहब आप तो जो राष्ट्र के हित में है उसके विपरीत आवाज उठा रहे हैं, तो ये तो उचित नहीं है। फतवा तो 10 जनपद से भी जारी होता है। अभी
हरीश रावत, नहीं नहीं अब ये ज्यादा पावरफुल हो रहा है तो अब विजय बहुगुणा, नहीं नहीं विजय बहुगुणा को अब हटाओ, अब हरीश रावत। तो कुछ ऐसा तो वहां पर भी सिलसिला है, क्या है मतलब? या तो लॉयल्टी को पार्टी समझ नहीं पाती है, बगल के आप राजस्थान में देख लीजिए सीपी जोशी और सचिन पायलट के बीच में ऐसी छिड़ जाती है बात, तो वहां से जो फतवा जारी होता है उसका क्या? देखिए, पार्टियों के अंदर हमेशा पद सीमित होते हैं और उनके लिए एक से ज्यादा लोग इच्छुक होते हैं और पार्टी लीडरशिप को उनमें से चॉइस करनी पड़ती है। और कांग्रेस इस मामले में धनी है कि कांग्रेस के पास हर राज्य के अंदर चॉइसेस ज्यादा हैं। ये तो सर और घिसी घिसाई इसलिए बात हो गई। ये तो घिसी घिसाई बात हो गई कि विकल्प इतने सारे हैं कि कांग्रेस पार्टी डिसाइड नहीं कर पाती है। मेरा सवाल ये था कि कुछ फतवे तो वहां से भी होते हैं जो आप जैसा शख्स जिसने वहां पर इतना काम किया है उसको नजरअंदाज किया गया। क्या लॉयल्टी को, या कौन पार्टी के लिए काम कर रहा है, ये कर रहा है, और 10 जनपद के लिए लॉयल्टी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा आता है, एक विरोधाभास दिखता है। देखिए, अपने देखने का अंदाज है। मैं बहुत हम्बल नहीं बल्कि बहुत गरीब सी बैकग्राउंड का व्यक्ति हूं और वहां से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद पार्टी के अलग अलग पदों पर फिर आज मुख्यमंत्री तक पहुंचा हूं। तो कहीं न कहीं तो इसमें पार्टी और पार्टी लीडरशिप का सब कुछ मेहनत पर निर्भर नहीं करता है। जो लोग आपको पहचानने वाले हैं, अवसर देने वाले हैं, ये अलग बात है कि हम जिस समय समझते हैं हमको अवसर मिल जाना चाहिए, हो सकता है पार्टी लीडरशिप की निगाह में उस समय मुझसे कोई बेहतर हो और कालांतर में वो यदि अपने को प्रूव नहीं कर पा रहा है, ये उसकी गलती है। और मैं यदि आज अपने को प्रूव करता हूं तो ये मेरी ताकत बन जाएगी। यदि मैं अपने को सही साबित नहीं करता हूं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि लीडरशिप की गलती है। गलती मैं अपने को साबित नहीं कर पा रहा हूं, मेरी है। राहुल गांधी के नेतृत्व पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस समय कांग्रेस सौभाग्यशाली है कि उसके पास एक ऐसा नौजवान है जो अगले 30 साल के लिए पार्टी को नेतृत्व देने का काम कर सकता है। और जिस प्रकार से राहुल जी ने मेहनत की है, परिश्रम किया है, देखिए परिश्रम एक बड़ी पूंजी है। उन्होंने भारत को समझने का प्रयास किया है। यह अलग बात हो सकती है कि उनकी कुछ बातों से कुछ लोग सहमत हों, कुछ लोग सहमत न हों, लेकिन इसके बावजूद जो है जिस तेजी के साथ वो सीख रहे हैं और सीख करके उसका उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने पहली काबिलियत में कम उम्र गिनाया, आपको लगता है उनकी कम उम्र उनकी सबसे बड़ी काबिलियत है? नहीं, मैंने कम उम्र नहीं कहा। आपने कहा मैंने कहा लंबे वक्त तक वो पार्टी को लीड कर उनके पाएंगे। पास अभी 30 साल कांग्रेस पार्टी को ताकत देने का वक्त है। हाँ, क्योंकि मतलब उम्र इस समय उनके पक्ष में है। ठीक। उम्र उनके पक्ष में है और उन्होंने उम्र के साथ तो सर ये अपने पहली अनुभव काबिलियत कैसे हो सकती है कांग्रेस पार्टी को लीड करने के लिए? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं, एक शेर है ना, जब वक्त पड़ा तो वतन के वास्ते खून हमने दिया। हा? तो उन्होंने देखिए कुछ लोगों ने लोगों की रेस्पेक्ट को अर्न किया है। गांधी नेहरू परिवार ने भी देश के लोगों के प्यार को, समर्थन को, आदर को अर्जित किया है और उस अर्जित करने के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। आप मुझे देश में बता दीजिए कोई परिवार आजादी के दिनों का भी ऐसा है जिसकी 2-3 पीढ़ियां एक साथ जेल में रही हों? आप मुझे बता दें कोई परिवार ऐसा है जिसमें एक के बाद एक देश के लिए काम आ गया, उनका खून देश के लिए काम आया हो? उम्र के बाद अब हम परिवार पर आए। नहीं, राहुल गांधी की काबिलियत पर मेरा सवाल था आपसे। नहीं, राहुल जी की काबिलियत में कहीं कोई कमी नहीं है। ये अलग बात है कि उन्होंने चुनौतियां बड़ी कठिन ली। जैसे बिहार की चुनौती थी, हर कोई ये मान करके चल रहा था कि वहां संभावनाएं ना के बराबर है। जैसे यूपी की चुनौती थी, उन्होंने उसको अपने कंधों में लिया पार्टी को बिल्ड करने के लिए। तो लोग उस समय भी कहते थे, हम जैसे लोग भी ये सोचते थे कि क्या ये समय उचित है कि वो एकदम से पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेकर के कहें कि मैं यहाँ पार्टी को खड़ा करूं। मगर उनकी हिम्मत को हमको दाद देनी चाहिए कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में चुनौती को अपने कंधों पे लिया और पार्टी को खड़ा करने की कोशिश की। तो कभी सफलता मिलती है, कहीं सफलता नहीं मिलती है। यही राहुल गांधी जी थे। 2009 में कांग्रेस जब फिर से लौटी
सेंटर में यूपीए 2 के रूप में, तो बहुत सारे लोग आप ही लोगों में से थे, मीडिया में थे, दूसरे लोग थे जिन्होंने उस वापसी में नौजवानों को मोटिवेट करने की जो राहुल गांधी जी की ताकत थी उसको श्रेय दिया। कहा इसमें राहुल गांधी जी का भी कंट्रीब्यूशन है, सोनिया जी के साथ और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ। तो उस समय राहुल गांधी सक्षम थे, और यदि एक दो जगह हम हार गए, उनके नेतृत्व में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उनकी लीडरशिप कैपेबिलिटी पर सवाल उठ गया है। हमें उनकी क्षमता पर पूरा भरोसा है। मतलब आप यूपीए 2 का श्रेय राहुल गांधी को देना चाह रहे हैं? देखिए, वो भी एक बड़े कारण थे कि हम 2009 में लौटे। कितना और परसेंट? उस समय उन्होंने कितना युवा को परसेंट? बल्कि मेरा अपना मानना है जिस तरीके से उस समय युवा कांग्रेस के साथ जुड़ा और हमारी वापसी का रास्ता बना, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वो सबसे मेजर फैक्टर थे कांग्रेस की वापसी के। सबसे मेजर फैक्टर Naturally। मनमोहन सिंह नहीं थे? मनमोहन सिंह जी का सोनिया काम गांधी भी नहीं था, थी? मनमोहन सिंह जी का काम भी था, राहुल इंदिरा जी का लोगों को जोड़ने वाला व्यक्तित्व भी था, लेकिन उस व्यक्तित्व में जो डैश पैदा करने का काम किया, जो एक पुश पैदा करने का काम किया, एक रिजल्ट देने की स्थिति जो पैदा की, वो राहुल गांधी की मेहनत थी, उनका व्यक्तित्व था और उनका युवापन था। वो युवापन लोगों को भाया, और मैं फिर महसूस करता हूं, आप जरा सा देखिएगा जो हमारे वर्तमान सर्वे सर्वा है, मोदी जी का नाम लेने से डरते क्यों हैं नहीं, आप? हम नाम ले हिचकिचा के नाम लेते हैं, पूरी भूमिका बनाते हैं, फिर मोदी जी का नाम लेते हैं। प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को अपना जेठ समझना चाहिए। और हम हिंदू मैथोलॉजी में जो है जेठ का नाम नहीं लिया जाता है, तो हमने यदि नाम नहीं लिया तो उसको आप हमारा अवगुण मत मानिए, हमारा आदर भाव मान लीजिए। तो यदि वो ऐसे ही 2-4 निर्णय और लेते रहे और इसी तरीके के फतवे देने की लोगों ने उनकी आदत बनाए रखी, तो देखिएगा 2019 में यही राहुल गांधी आपको बहुत ही आकर्षक लगेंगे और आप कहेंगे कि इनके युवा चेहरे की चमक कांग्रेस को फिर सत्ता में मतलब वापस उम्र, ले आएगी। परिवार और अब तीसरी बात होगी मोदी की नाकामी राहुल गांधी को आगे ले जाएगी। राहुल गांधी की काबिलियत तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे सर। मैंने बताया कि राहुल गांधी जी की सबसे बड़ी काबिलियत यह है कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में चुनौती को कंधों पे लेने की लिया है। एक युवा के अंदर यदि ये धारणा हो कि मैं सूखे में भी खेती करने की कोशिश करूंगा, मैं जहां पत्थर है उसमें भी पानी निकालने की कोशिश करूंगा। लोग बिहार और उत्तर प्रदेश को एक बड़ा कठिन मानते थे, चुनौती मानते थे, लेकिन उन्होंने वो चुनौती ली। तो इससे ये लगता है कि उनमें मेटल है, उनमें क्षमता है, और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आएंगी तो आप देखिएगा कि आप और हम सब, और मुझे उम्मीद है कि जब नेक्स्ट चैट आपके साथ कभी बातचीत होगी तो उसमें आप मुझसे कहेंगे कि हरीश रावत जो तुमने उस दिन कहा था वो सही साबित हो गया, और मुझे 2019 में जरूर बुलाएगा अपनी किसी इस तरीके की बात में। चलिए, आपकी श्रद्धा का पूरा सम्मान करते हुए अब मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहती हूँ। नरेंद्र मोदी को कोसते कोसते अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि उसी ट्विटर पर तमाम नेताओं के जरिए जनता से बातचीत हो रही है। विपक्ष का कहना है कि हरीश रावत जी आजकल बहुत मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी, राइजिंग उत्तराखंड, बड़े बड़े नेशनल डेलीज के साथ आपकी पैम्पलेट्स और तमाम चीजें फैलाई जा रही हैं। तो क्या अब मोदी ने इस देश के मुख्यमंत्रियों को सिखा दिया है कि अपनी मार्केटिंग भी उतनी ही जरूरी है? देखिए, काम जरूरी है और मैं उसी चीज को आगे लाने की कोशिश करता हूं जो मैं कर रहा हूं, और मैं बड़ी छोटी छोटी चीजें करता हूं। मैंने कहा मैं बड़ा छोटा आदमी हूं और शायद इसीलिए छोटे राज्य का मुख्यमंत्री ऊपर वाले ने लिखा होगा मेरे लिए, और वहां मैं छोटी छोटी शुरुआतों से स्थिति को बदल रहा हूं। तो आपको लगता है कि लोगों को बताना भी जरूरी है? मैं उन मुख्यमंत्रियों में से हूं जो पेंशनों पर, सामाजिक कल्याण की पेंशनें क्या होंगी उस पर फोकस करता है। आज मुझे फक्र है कि देश के अंदर सर्वाधिक प्रकार की समाज कल्याण की पेंशनें देने वाला राज्य उत्तराखंड है, और सर्वोच्च सबसे ज्यादा राशि भी शायद हम ही दे रहे हैं। महिला कल्याण के लिए बच्ची के गर्भ में आने से लेकर के उसकी दादी अम्मा तक की यात्रा में
हम अपनी बहनों के साथ खड़े हैं और हमने महिलाओं के कल्याण से लेकर के महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे ज्यादा स्कीमें लॉन्च की हैं अपने उसमें। और मैं कह सकता हूं कि यदि मुझे अवसर मिला तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में हम उत्तराखंड एक मॉडल स्टेट के रूप में काम कर सकेगा। मैं खेती में बहुत छोटी छोटी शुरुआतें करता हूं। मैं गेहूं, धान, गन्ने की बात भी करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं जो परंपरागत हमारी फसलें हैं मैं उनकी बात भी करता हूं। मैं मिट्टी की बात करता हूं। मैं लोगों से पानी का संचय कैसे किया जाए, उससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है, मैं उसकी बात करता हूं। मैं दुग्ध प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बोनस दे करके कैसे लोगों को इनकरेज किया जा सकता है, मैं उसकी बात करता हूं। मैं मेरा वृक्ष मेरा पेड़ मेरा धन योजना चला करके लोगों को हरा भरा उत्तराखंड बनाने के लिए बोनस की योजना प्रारंभ करता हूं। मेरे छोटे छोटे इनिशिएटिव हैं। मेरे इतने बड़े इनिशिएटिव नहीं हैं कि मैं हर खाते में 15 लाख रुपया डाल दूं या मैं एक चमत्कार के जरिए देश की इकोनॉमी को जो है ये कह दूं कि ये सबसे बड़ी इकोनॉमी दुनिया की हो जाएगी। तो मेरे इतने बड़े सवाल नहीं है और मैं बड़ी मार्केटिंग नहीं करता। मेरी मार्केटिंग बहुत छोटी छोटी है और यहां पर भी मैं आपके प्लेटफॉर्म का उपयोग अपनी इन छोटी छोटी बातों को भी करने के लिए कर रहा हूं। जिनका नाम लेने से आप हिचकिचाते हैं, उनके राज्य में एक गैर बीजेपी शासित राज्य होना ज्यादा मुश्किल है क्या? पी लीजिए सर एक दूसरे। आपने दुखती नब्ज पे हाथ रख दिया। आपने एक ऐसा सवाल पूछ लिया, शायद मैंने एंटीसिपेट किया होगा, इसीलिए मैंने पानी पिया पहले जो, क्योंकि ये पानी का घूंट जो है मुझे कुछ सच्ची बात कहने की ताकत दे देगा। जिस समय मतलब एक मुख्यमंत्री भी डरता है क्या? नहीं, जिस समय कहा गया कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, टीम इंडिया, तो मैं बहुत ही जुबिलेंट था। मैंने कहा यार मैं बहुत सही समय पर मुख्यमंत्री बन गया हूं। अब ऐसा व्यक्ति आ गया है जो कैप्टन होगा। यदि हम खेलेंगे तो कैप्टन हमारी पीठ को ठोकने का काम करेगा। अब इस समय ठोका तो इस समय भी जा रहा है मगर पीठ को नहीं ठोका जा रहा है, सामने से जो है ठोका जा रहा है। मंत्रीगण इस समय आप देखिए घूसा मारा जा रहा है। अब बाकी अंदाज सोचा था पानी में ताकत है। नहीं, बाकी अंदाज में आप पर छोड़ देता हूं, आप बता देंगे। इस समय स्थिति यह है कि राज्य पैसे के लिए तरस रहे हैं। योजनाओं के बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं है। पहले प्लानिंग कमीशन का प्लेटफॉर्म था, अब वो प्लेटफॉर्म है ही नहीं। नीति आयोग पता नहीं क्या है, मैं तो अब समझ ही नहीं पा रहा हूं। मुझे यदि समय होता तो उस पर रिसर्च करने की जरूरत है कि नीति आयोग का रोल क्या रह गया। कुछ है ही नहीं। इस समय वर्चुअली जो है एक जगह सारी चीजें केंद्रित हो गई हैं। राज्यों के लिए यदि आप सहमत राज्य नहीं है या फॉलोअर राज्य नहीं है, लोकतंत्र ने आपको एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़ा करके ये दायित्व सौंपा है, तो आपके लिए जिंदगी कठिन है। आपको एक मैं छोटा उदाहरण बताना चाहता हूं। वित्त आयोग जब संसाधनों का बंटवारा करता है तो उसमें ये कहता है कि टैक्सेस से इतना हिस्सा हर साल हर त्रैमासिक आपको मिलेगा। अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो हमारा जितना हिस्सा टैक्स में होना चाहिए था, जो हमारे खाते में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए था, उसको रोक दिया जा रहा है। उसको रोक दिया जा रहा है। कोई विभाग ऐसा नहीं है केंद्र सरकार का जहां हमारे कोई न कोई प्रस्ताव लंबित न पड़े हो। और मंत्रीगण जा रहे हैं, ठीक है, चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। हमें भी खुशी है कि सब पहलवान आजकल, बल्कि मैंने मोदी जी को सलाह दी, रिक्वेस्ट की है उनसे कि प्रधानमंत्री जी अब अच्छा हो, एक दर्जन मंत्रीगण जो है उत्तराखंड में टहल रहे हैं, जगह जगह मीटिंगें कर रहे हैं, तो कैबिनेट की मीटिंग भी एकाध उत्तराखंडी में कर लीजिए। हाँ, क्योंकि आजकल कैबिनेट की मीटिंग के लिए मोदी जी को ये न्योता दे रहे हैं वहां पर। हाँ, मैंने क्योंकि आपका कहना है कि कोई ना कोई मंत्री सरकार का पहुंच रहा है आपके राज्य में। सारे मंत्री वही हैं, आधे 2 दर्जन मंत्री वहीं टहल रहे हैं। चलिए अच्छा अपनी पार्टी के लिए जा रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है। मगर जब सेंट्रल मिनिस्टर आता है तो लोगों की एक अपेक्षा होती है कि यह अपने विभाग का कोई रोड मैप बताएगा कि राज्य के लिए क्या कर रहे हैं। अब वहां लोग आ रहे हैं, या तो जो है हरीश रावत
पर नजर रख रहे हैं? ना ना, हरीश रावत को मेरी तारीफें कर रहे हैं, तो मैं तारीफ ही मानता हूं। मेरी तारीफें कर रहे हैं और राज्य के लिए क्या करेंगे ये कुछ नहीं बता रहे हैं, क्या दे रहे हैं ये नहीं बता रहे हैं, और जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सफेद तो झूठ है। ममता बनर्जी तो कोलकाता से उठकर आ गई दिल्ली में, उन्होंने कहा मैं किसी से नहीं डरती, मैं बोलूंगी और आप लोग भी मत डरिए। तो आप में एक हिचकिचाहट देखती हूं मैं। ये महिलाएं 10 जनपद की हिचकिचाहट है या 7 आरसीआर? नहीं, महिलाएं हमेशा शक्ति का प्रतीक रही हैं। ममता जी शक्ति दिखा रही हैं और हम भी ताली बजा करके उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, बकअप कर रहे हैं, लेकिन हम भी अपना काम कर रहे हैं। शक्ति का प्रतीक तो पहाड़ भी रहे हैं। देखिए, मेरे सामने इस समय चुनाव की तरफ जाता हुआ राज्य है और ऐसी स्थिति है जिस राज्य का 5 महीने के लिए बजट केंद्र सरकार ने कैद में रख दिया, विधानसभा ने पास कर दिया, स्पीकर ने कहा पास है, हाईकोर्ट ने कहा पास है, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने और भाजपा ने कहा नहीं, पास नहीं है। 5 महीने में चिल्लाता रहेगा मेरा बजट, मेरा बजट, मेरा बजट। फिर से मुझे विधानसभा के पास जाना पड़ा, बजट पास करवाना पड़ा। तो जो 5 महीने का गैप है उसके कारण मेरे राज्य में स्थिति ये आ गई कि मतलब विकास शून्यता की स्थिति आ गई। तो मेरा पूरा ताकत, पूरा समय इस समय उत्तराखंड में इस बात पर लग रहा है कि हमने जो बजट पारित किया है वो विभागों तक पहुंच जाए, काम शुरू हो जाए। इसलिए राजनीतिक कामों के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। चलिए अच्छा है, लेकिन एनी हाउ जो कॉज उठाया जा रहा है, जो मामला उठाया जा रहा है, उसमें एक सहमति है। कुछ लोग खुल करके सहमति व्यक्त कर रहे हैं और कुछ लोग मन भावे मुंह ढिलावे की स्थिति में है और कुछ लोग अनमनस्क से हैं कि हमको क्या करना चाहिए। मगर देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि ये नोटबंदी जो हुई है इससे देश की अर्थव्यवस्था पर और सामान्य आदमी के जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो उनका कहना है कि अगर लोग हमारे साथ नहीं होंगे तो चुनाव में हमें सबक सिखाएंगे, इस पर शोर मचाने से क्या होगा? देखिए, उम्मीद करते हैं उनकी ये मुराद भी पूरी हो जाएगी। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे आपको। आप मेरे उस सवाल से फिर भाग गए सर। मुझे पूरा बताया नहीं कि 10 जनपद की वजह से आप दिल्ली में आकर नहीं बोलते हैं या फिर 7 आरसीआर की वजह से? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग मुझको जानते हैं वो एक बात बहुत अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि हरीश रावत परिस्थितियों से घबरा करके किसी बात में नानुकुर नहीं करता, जो सही है वही करता है। और 10 जनपद तो हमारी प्रेरणा है और तो वहां से घबराने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां से ताकत मिलती है वहां से घबराहट थोड़ी होती है, वहां से तो आदमी के अंदर उत्सुकता पैदा होती है। चलिए, ये जो पिछली बार का आपका था और ये सुप्रीम कोर्ट, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, जिसका कोई नहीं होता उसका सुप्रीम कोर्ट होता है, आपके मामले में ये बिल्कुल सही बैठा। लेकिन वो वक्त भी था जब बीजेपी का कहना था कि हरीश रावत जी और बाकी लोगों ने वहां पर पैसे का खेल किया। हुआ क्या था वहां पर? देखिए, मैं एक ही बात से आप समझ सकती हैं, पार्टी के विधायक 10 मेरे थे और भाजपा में गए। बेनिफिशियरी कौन है एक्शन का, दल बदल का? भाजपा है। सरकार मेरी खतरे में पड़ी और एक्यूज भी मैं ही हूं। जिसके घर में डाका पड़े उसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई, सीबीआई लगा दी गई। तो ये बताता है कि दिल्ली किस तरीके से निर्णय ले रही है। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे मामले कोर्ट में हैं और इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। मैं उसको प्रभावित नहीं करना चाहूंगा, मगर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब 10 लोगों ने दल बदल किया तो उनके खिलाफ एक प्रोसेस इनिशिएट हुई एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत, 10th शेड्यूल के अंतर्गत, और वो मेरे अनुरोध पर हुई। और जब मेरे अनुरोध पर वो प्रोसेस इनिशिएट हुई तो मैं यदि कोई ऐसी चीज करता हूं, किसी को वापस लेने की कोशिश करता हूं या बायबैक करने की कोशिश करता हूं, तो इसका अर्थ है कि मैं 10 लोगों के खिलाफ जो
मैंने अपील की है, जिस अपील पर उनके खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट हो रही है उसको नलीफाई कर रहा हूं। वो फेल हो जाएगी वो कार्रवाई, तो कोई अपने पांव में क्यों कुल्हाड़ी मारेगा। लेकिन है न्याय, लोगों से एक बातचीत में एक आध अंश को लेकर के ऐसा उछाल दिया गया, ऐसी मार्केटिंग कर दी गई जैसे जो है मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रहा हूं। मैंने बहुत, अरे मैं किसी कोई रुपये का लेन देन कर रहा हूं, न मैं कह रहा हूं कि मुझे विधायक चाहिए, न मैं कोई भावताव कर रहा हूं, न किसी को पैसा दे रहा हूं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है मुझसे कहा जा रहा है तुम एक्यूज हो, क्योंकि भाजपा कह रही है, शक्ति कह रही है, तो इसलिए राजा मारे सरपत्रे, ताकतवर लोग हैं जो कह दें। और एक उनकी खूबी है कि वो एक बात को कहते हैं तो फिर उसको कई लोग दोहराते हैं, फिर सब मिल करके कहते हैं और फिर जोर से कहते हैं। अच्छा। तो ये भाजपा की एक खूबी है, और उस खूबी के कारण वो जो चीज गले के नीचे नहीं भी उतर सकती है, दिमाग में नहीं भी उतर सकती है, उसको उतारने की चेष्टा करते हैं, और मेरे मामले में भी यही हुआ है। चलिए ठीक है, क्योंकि अब ये, इससे पहले कि मैं लोगों के सवाल लूं, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये तो तय है कि जो तमाम मुख्यमंत्री हमारे देश में, सबका अलग अलग तरीका है, अलग अलग उनकी राजनीति है, अलग सोच है, अलग व्यक्तित्व है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और किसी भी राज्य के लिए प्रधानमंत्री के साथ रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण हैं। कैसे हैंडल करते हैं आप उनको? हरीश रावत का क्या तरीका है? देखिए, मैं जब पर्सनली आप मिले जी, तब कैसा व्यवहार रहता है? देखिए, मैं उनका आदर करता हूं। वो मेहनत करके यहां तक आए हैं और आज भी वो मेहनत करते हैं, और प्रधानमंत्री के रूप में जब वो देश का बाहर प्रतिनिधित्व करते हैं और एक आत्मविश्वास के साथ कुछ बातों को कहते हैं, तो मैं भी गर्व महसूस करता हूं, और मैं उनको बधाई भी देना चाहूंगा और सार्वजनिक रूप से बधाई देना चाहूंगा। लेकिन लोकतंत्र के अंदर आपको दूसरों को भी साथ लेना पड़ेगा। वो साथ नहीं लेते। ये संसदीय लोकतंत्र है। अभी दिखाई नहीं दे रहा है, अभी दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से विपक्ष के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ उनका तो नारा ही है, सबका साथ सबका विकास, नहीं, सबका साथ। वो मैंने कहा नारा तो इससे भी बेहतर था जब उन्होंने कहा था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जब उन्होंने कहा टीम इंडिया, चीफ मिनिस्टर्स टीम इंडिया के मेरे सहयोगी हैं, तो लेकिन वो चीज जो है लेटर एंड स्पिरिट में नहीं दिखाई दे रही है, बात में जो है वो हकीकत में नहीं दिखाई दे रही है। तो बात बहुत अच्छी कही जा रही है, जो अच्छा करते हैं हम उसके प्रशंसक हैं, और प्रधानमंत्री के पास ताकत होनी चाहिए संसदीय लोकतंत्र में, वो बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और हम अनावश्यक भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहते, लेकिन उनसे इतना जरूर कहना चाहते हैं और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहते हैं कि राज्यों के जो दर्द हैं उनको भी यदि प्रधानमंत्री नहीं समझेगा, टीम का कैप्टन नहीं समझेगा, तो फिर कौन समझेगा। और इस समय जो है, जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनके दर्द को समझा नहीं जा रहा है, बल्कि कुछ लोग यदि प्रशंसा में खड़े भी हो रहे हैं तो उनको समझाया जा रहा है कि ये समझोगे तो तुम्हारे दर्द को समझा जाएगा। और जो हम जैसे लोग हैं जो उनके साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो उनका दर्द तो जो है दर्द गैर है, तो उसके प्रति उनकी कोई हमदर्दी नहीं है। दर्द गैर। चलिए, आपकी इसी बात के साथ इस सेशन का अंत करते हैं। मतलब पराया मानते हैं प्रधानमंत्री आपको? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम इन्हें कुरेदते जाएंगे तो अभी बहुत सारी बातें आती रहेंगी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरीश। लगता तो यही है, लगता तो यही है, लेकिन ऐसा न लगे ये मेरी कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया। इच्छा ये है कि ऐसा न लगे, वो हमको अपना समझे, लेकिन हो ये नहीं रहा है। तो आपने छेड़ दिया, आपने कह दिया, तो मुंह से निकल गई। कभी कभी जो है सही बात जवां पर आई जाती है। यदि किसी को दर्द हो रहा हो मेरी इस बात से कि मेरी जवां पर जो है सही बात क्यों आ गई, तो मैं उनसे माफी चाहता हूं। जी, शुक्रिया आपका बहुत। थैंक यू।